अब आते हैं सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स पर। सुपरविजन और गाइडेंस में हाई कोर्ट की किसी भी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट और तालुका कोर्ट्स होते हैं। इसके अलावा फास्ट ट्रैक कोर्ट, पोटा कोर्ट, ट्रिब्यूनल्स और कुछ स्पेशल तरह के कोर्ट्स होते हैं। हर स्टेट डिवाइड करता है एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में, जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट, जिसमें सिविल कोर्ट होता है, क्रिमिनल कोर्ट होता है और रेवेन्यू कोर्ट होता है। सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट जज। कोई भी इंडिविजुअल आइदर अपॉइंट हो या प्रमोशन हो डिस्ट्रिक्ट जज की पोस्ट के लिए, उसको जो है करा जाता है गवर्नर के द्वारा। जो उस पर्टिकुलर स्टेट के गवर्नर होते हैं वो ही डिस्ट्रिक्ट जज का आइदर अपॉइंटमेंट करते हैं या प्रमोशन करते हैं, पर इसके लिए वो जो है हाई कोर्ट से उस स्टेट के सलाह लेते हैं। क्वालिफिकेशन की बात करें तो एक इंसान जिसको हम डिस्ट्रिक्ट जज के तौर पे अपॉइंट करते हैं उसको इंडियन सिटीजन होना चाहिए, प्रैक्टिस कर रहा हो, उसने एज अ पिछले 7 साल प्रैक्टिस करी हो एक एडवोकेट के तौर पर, ऑफिसर हो जुडिशरी में आइदर स्टेट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो भी जो है एलिजिबल है जज बनने के लिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। बाकी सारे जो जजेस हैं डिस्ट्रिक्ट जज के अलावा वो अपॉइंट किए जाते हैं गवर्नर के द्वारा या हाई कोर्ट के द्वारा। कंसल्टेशन किससे करते हैं? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से। इसके अकॉर्डिंग जैसे कि रूल्स ने कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा फ्रेम किए गए हैं। मेनली जिस भी इंसान को डिस्ट्रिक्ट जज अपॉइंट किया जाता है सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, उसने 7 साल प्रैक्टिस करी हो एज ए एडवोकेट के तौर पर। कोई भी ऑफिसर जो है जुडिशियल के अंदर, चाहे वो स्टेट का हो सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, वो भी जज बन सकता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का। बाकी सारे जजेस जो हैं डिस्ट्रिक्ट जज को छोड़ के आइदर गवर्नर अपॉइंट करते हैं या हाई कोर्ट अपॉइंट करता है। तब वो सलाह किसकी लेता है? स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की। और इसमें जो है वो सारे उन रूल्स को फॉलो करता है जो कॉन्स्टिट्यूशन द्वारा फ्रेम किए गए। जो जज हैंडल करते हैं सिविल सूट्स को उनको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट जज, और जो जज क्रिमिनल केसेस को हैंडल करते हैं उनको कहते हैं सेशंस जज। जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वो सुनवाई करता है उन पिटीशंस की जिसमें जजमेंट को चैलेंज किया जा रहा है लोअर कोर्ट के, जो उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर आता है। सारे सिविल सूट्स जो है 1 लाख रुपए के या उससे ज्यादा, चाहे वो गवर्नमेंट के हो या गवर्नमेंट के खिलाफ हो, वो सब कहाँ होते हैं? डिस्ट्रिक्ट सिविल कोर्ट्स में। जो जज होते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के, उनके पास पावर होती है कि वो जो है मैरिज, डाइवोर्स, एलिमनी, रिफॉर्म्स या पेरेंटल जो कस्टडी है उनके केसेस की सुनवाई कर सके। जो क्रिमिनल कोर्ट्स हैं उसमें आते हैं सेशंस कोर्ट, फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, सेकेंड क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट, मामलता अदार और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कोर्ट। ये जो कोर्ट्स हैं इनके पास पावर है कि ये जो है एक कैद की सजा दे सकती है, इम्प्रिजनमेंट, जेल की सजा कर सकते हैं, जो कि 3 से 10 साल की हो सकती है, और साथ ही साथ पेनल्टी लगा सकते हैं लगभग 5,000 रुपए की या उससे ज्यादा। अगर बाई चांस मर्डर हुआ है तो कोर्ट जो है कैपिटल पनिशमेंट दे सकता है, लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट दे सकता है, या फिर लाइफ सेंटेंस यानी फांसी भी दे सकता है। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ स्मॉल कॉज कोर्ट होते हैं और फैमिली कोर्ट भी होते हैं। अब जैसे लैंड रेवेन्यू से संबंधित जो केसेस हैं उनके लिए रेवेन्यू कोर्ट है, इसी तरह से लेबरर्स के डिस्प्यूट के लिए लेबर कोर्ट है, साथ ही साथ और ट्रिब्यूनल्स भी हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के लिए ट्रिब्यूनल, अगर आपकी व्हीकल का कोई एक्सीडेंट हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए, या आपकी जो सर्विस और बाकी राइट्स हैं टीचर्स की, प्रोफेसर की, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए एक गुजरात एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशनल सर्विस ट्रिब्यूनल है। इसी तरह से ट्रिब्यूनल्स होते हैं तो कर वसूलना है उसके लिए, कंज्यूमर राइट के प्रोटेक्शन के लिए होता है कंज्यूमर्स राइट प्रोटेक्शन फोरम। ट्रिब्यूनल्स जो है वो एक तरह से फंक्शन के कोर्ट के जैसे ही करते हैं और उन केसेस में मदद करते हैं जहां पर पेटिशनर्स जो हैं उनको अपने लॉसेस को रिकवर कर सके वो, और उनको कंपनसेशन मिल सके। हर डिस्ट्रिक्ट में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट होता है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि केस जल्दी से जल्दी जो है खत्म किया जा सके। अब जो पोटा के केसेस होते हैं वहां उसके लिए पोटा कोर्ट्स है गुजरात में। ये सारे कोर्ट्स जो हैं
इन्होंने क्यों इतनी इंपॉर्टेंस ले ली है? क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने पावर्स को जो है डिसेंट्रलाइज किया है, यानी उनका एडमिनिस्ट्रेशन और फंक्शन अब इंडिपेंडेंटली हो पाता है फर्म तरीके से और कानून के अंतर्गत। लोगों ने जो है अब इनका फायदा उठाना शुरू कर दिया है। जैसे जैसे वो जो है अवेयर होते जा रहे हैं, उनको जागरूकता आ रही है, तो वो जो है इन चीजों का फायदा उठा रहे हैं। फिर आता है आपका लोक अदालत। गुजरात स्टेट सबसे पहला था जिसने लोक अदालत शुरू करी थी, ताकि बहुत ही तेजी से और एक एक्सपेंसिव ना पड़े, बहुत महंगा ना पड़े, पर न्याय मिल जाए पुअर, वीक और जो एक्सप्लॉइटेटेड सेक्शंस होते हैं सोसाइटी के, उनको। इस कोड के अंतर्गत पूरी तरह से फ्री सपोर्ट मिलता है, गाइडेंस मिलती है। लीगल एड सर्विस सेंटर जो कि सिचुएटेड है अहमदाबाद, और ये कोर्ट ही प्रोवाइड करता है। लोक अदालत अपने आप फंक्शन करती हैं, इवन संडेज को भी वर्क करती हैं, हॉलीडेज में भी वर्क करती हैं, डिस्ट्रिक्ट और तालुका हेडक्वार्टर्स पर, जैसा कि पिटिशनर्स की आसानी हो, कन्वीनियंस हो। लोक अदालत जनरली किसके केसेस होती हैं? एक्सीडेंट के, या कंपनसेशन, डाइवर्स, एलिमनी, जनरल डेब्ट्स, पर्सनल कंप्लेंट्स, पुलिस कंप्लेंट्स, इन सब को सुनती हैं। इनमें एडवोकेट, सोशल वर्कर, एजुकेशनिस्ट, जो जाने माने नागरिक हैं, बिजनेसमैन, पुलिस ऑफिसर्स, इंश्योरेंस ऑफिसर, जजेस और जुडिशियल ऑफिसर्स सब शामिल होते हैं। यहाँ जो है इस तरीके से केस को सेटल किया जाता है कि दोनों जो पार्टीज हैं वो तसल्ली हो जाए, सेटिस्फाई हो जाए। जो भी केसेस लोक अदालत में लड़े जाते हैं, ना तो वो जीते जाते हैं ना हारे जाते हैं, एक आम सहमति बना दी जाती है। इससे क्या होता है? पैसा भी बचता है, समय भी। कई सारे पेंडिंग केसेस सॉल्व हो जाते हैं। सारे जो जजमेंट्स है लोक अदालत के, वो सब और सब कानून से ही चलते हैं। ये लोक अदालत भी जो है अब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनती जा रही। फिर आता है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा, फर्म रखा और फियरलेस, बिना किसी डर के, चाहे वो लेजिस्लेचर से हो या एग्जीक्यूटिव से। इसलिए रखा ताकि जो फंडामेंटल राइट्स है सिटीजन्स की, वो जो है प्रोटेक्ट करी जा सके। आइदर सोशल, पॉलिटिकल या इकोनॉमिक इक्वालिटी हो, सबको चीजों को ध्यान में रखते हुए और न्याय मिले, इसलिए जो है उनको बिल्कुल इंडिपेंडेंट, फर्म और फियरलेस रखा है। जुडिशरी जो है ना तो किसी की तरफ झुक सकती है, ना फेवर कर सकती है, खास तौर से गवर्नमेंट के। जो टर्म्स और कंडीशंस होती हैं जजेस के अपॉइंटमेंट की, जो उनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस होता है, पे स्केल्स होते हैं, ट्रांसफर है, प्रमोशन है, रिटायरमेंट है, इन सब की जो एक तरह से टेक केयर है वो करते हैं एग्जीक्यूटिव, एज पर जैसा कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान दिया गया है। जजेस अपॉइंट होते हैं एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम के लिए। एग्जीक्यूटिव ना तो जजेस को निकाल सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं अपनी खुद की इच्छा से या किसी पॉलिटिकल प्रेशर से। पे स्केल, टर्म ऑफ सर्विस, प्रमोशन, ट्रांसफर, जो बेनिफिट्स हैं प्रमोशन के, पेंशन फंड, जजेस के चेंज नहीं किए जा सकते। जितने समय तक जज सर्विस पे है, उनका कोई भी बिहेवियर या उनका जजमेंट ना तो डिस्कस किया जा सकता है, ना क्रिटिकली तौर पे उसकी रिव्यू किया जा सकता है पार्लियामेंट में या लेजिस्लेटिव असेंबली में। जजेस अपने रिटायरमेंट के बाद किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जो पर्पस है जजेस को इतनी पावर देने का, वो इसलिए है ताकि वो अपनी ड्यूटीज को बिना किसी डर के, ऑनेस्टी के साथ, आत्मनिर्भर तरीके से, इंडिपेंडेंटली और फर्मली परफॉर्म कर सकें, ताकि जो न्याय है वो सही हो, ट्रू हो, ट्रांसपेरेंट हो और जल्दी मिल सके। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने जुडिशरी को एक इंडिपेंडेंट, इम्पार्शियल और यूनिफॉर्म प्लेस दी है। जो केसेस हैं पब्लिक वेलफेयर के, जो सवाल है पब्लिक वेलफेयर के या इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं पब्लिक वेलफेयर की, उनको आइदर लिखा जा सकता है पोस्ट कार्ड पर या फिर एक ऑर्डिनरी लेटर्स में लिख के सुप्रीम कोर्ट को दिया जा सकता है। पास्ट में भी सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे मैटर्स को पिटीशंस की तरह ट्रीट किया है और फिर उनको सही तरीके से एक तरह से जजमेंट देने की कोशिश करी है। इससे ये प्रूव होता है कि कितनी जो जुडिशरी है उसकी विजिलेंस है पब्लिक के अंदर। अभी हमारे यहाँ लगभग 3.5 पेंडिंग केसेस हैं जुडिशरी,
3.5 करोड़ पेंडिंग केसेस, क्योंकि नंबर ऑफ कोर्ट्स, जजेस और स्टाफ्स इतने नहीं है, के कारण जो जस्टिस है उसमें डिले हो जाता है। जो आज की प्रेजेंट सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने एक बीड़ा उठाया है कि वो दोबारा से रिफ्रेम कर रही है लगभग 1,500 ओल्ड और इररिलेवेंट लॉस। तो ये था आपका चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया, सब्सक्राइब करिए आसा एजुकेशन। मिलते हैं अगले चैप्टर में।